गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स क्लास 12 की पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन का एक और टॉपिक जर्नल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने थ्योरी डिस्कस करी थी, तो जिन लोग ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए सो डैट आप लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक से कर पाएँ। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे जो कि पेपर में काफ़ी बार आ जाती है। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है लावण्य और प्रिया दो पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1 और आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पे। आपको फर्स्ट केस दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट में था 1,50,000 का और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आई 90,000 की। अब देखिए, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन भी होता अगर एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे, तो भी इफ़ यू रिमेंबर जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,50,000 रुपीज़ का था, जिसमें से 90,000 की तो लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो इसको तो आपको उस लाइबिलिटी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। जो 60,000 बचा है वो एक्स्ट्रा में है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को सबसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी वी हैव डिस्कस्ड कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बट ये रिजर्व है, ये तो इस रिजर्व में जितने की लाइबिलिटी है केवल उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो भी रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर आप उनको ट्रांसफ़र करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो डेबिट होगा। तो इसकी सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हम लोग किस में ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, हम केवल 90,000 ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी 90,000 की है। फिर हम इस 90,000 की लाइबिलिटी जो हमारी अराइज हुई है इसकी हम लोग पेमेंट कर देंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि डिसोल्यूशन में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के पैसे आते हैं या जाते हैं हम उनकी एंट्री किससे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ही करते हैं। तो हमारे पास से पैसा गया तो टू बैंक आया और पेमेंट कहाँ से होगी, रियलाइजेशन से होगी 90,000 की। अब जो 60,000 बचा है ये पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा लिखेंगे, टू लावण्यास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल। कितना है, 60,000 है, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 40,000 एंड 20,000। ठीक है, क्योंकि सिंस ये रिजर्व था, नॉर्मल लाइबिलिटी होती तो सारी ट्रांसफ़र हो जाती, रिजर्व में जितने की लाइबिलिटी अराइज हुई केवल वो ही रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हुआ, बाकी का रिजर्व पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट एंट्री वही सेम, लावण्या प्रिया पार्टनर्स है, 2:1 उनकी रेशो है। अब आपको नेक्स्ट केस कह रहा है कि अगर आपको दे रखा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1.5 लाख का है बैलेंस शीट में और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है 1.5 लाख की ही लाइबिलिटी है, तो जितना हमारा रिजर्व है उसके अगेंस्ट ही हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो पूरा ही अमाउंट हम रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम उसकी क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो रिजर्व का वही क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो आप एंट्री पास करोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,50,000, एंड जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। सारी की सारी एंट्रीज हमारी किससे पेमेंट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट से होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट केस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका बैलेंस शीट में 1,50,000 है और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी हमारी 2 लाख रुपीज़ की है। तो देखिए, हमारा रिजर्व 1.5 लाख का है और हमारी लाइबिलिटी है 2 लाख रुपीज़ की, तो
तो पार्टनर्स के बीच में कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जितना रिजर्व था लाइबिलिटी उससे ज़्यादा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का था, 1.5 लाख रुपए का था, तो हमने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद लेकिन हमारी पेमेंट कितने की हुई, हमारी पेमेंट हुई 2 लाख रुपीज़ की। तो हम रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री पास करेंगे पूरे 2 लाख रुपए की, क्योंकि हमारे पास से पैसा कितना गया है, 2 लाख रुपए। और जितनी भी पेमेंट होती है वो कहाँ से होती है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो डैट मीन्स इस केस में हमें 50,000 रुपये का एक तरीके से लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा था 1.5 लाख का और हमारे पास से पैसे गए 2 लाख रुपए, तो 50,000 रुपीज़ का हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, विच विल बी अवर लॉस। देन नेक्स्ट, देयर वॉज नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमारी बैलेंस शीट में कोई भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं था और फर्म को 40,000 रुपीज़ कॉम्पनसेशन के देने पड़े। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो हमारे पास ज़ीरो था, फिर भी हमें पेमेंट करनी पड़ी। तो हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए कोई WCR नहीं है, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। फर्म के पास से पैसा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और सारी की सारी डिसोल्यूशन में पेमेंट किसके थ्रू होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होती हैं। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरी पेमेंट कर देंगे 40,000 रुपीज़ की। तो डैट मीन्स हमको एक तरीके से लॉस हो गया। ये लॉस या प्रॉफिट हम लोग जब, अब जैसे अभी तो हम जर्नल सीख रहे हैं, तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तब हम लोग लॉस या प्रॉफिट भी निकालना सीख लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, ये जैसे WCR का पूरा एक अलग से टॉपिक था, तो वो हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद में अलग जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे कितने के थे, 5,000 रुपीज़ के। अब देखो क्या हम कहते हैं, जो भी पेमेंट होगी लाइबिलिटीज़ की या जो भी एसेट से हम लोग को पैसा आएगा वो सारा रियलाइजेशन के थ्रू आएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, जैसे ये एक्सपेंसेस हैं तो इसकी तो पेमेंट हुई, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। जब पैसा जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और सारी की सारी पेमेंट किससे होती है, रियलाइजेशन से होती है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 5,000 रुपीज़। दैट्स इट। ये आपका 1 मार्क्स इसमें हो जाएगा। 1 मार्क्स की आती है यूजुअली एक एंट्री। फिर नेक्स्ट कह रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे आपके 8,000 रुपये के, जो कि किसी पार्टनर ने पे किए। अब देखो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की होती है पे करने की। तो अगर फर्म पे करती तो हम क्या लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते। बट इस केस में पार्टनर ने पेमेंट की है तो टू बैंक तो नहीं आएगा। किसने पेमेंट करी, एक्स ने की, तो हम बैंक की जगह किसका नाम लिख देंगे, एक्स का नाम लिख देंगे। तो डैट मीन्स इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। मीन्स अभी फिलहाल एक्स ने पेमेंट कर दी, बट इन फ्यूचर फर्म उसको वापसी कर देगी, जिस कारण से एक्स का कैपिटल क्रेडिट हो गया, मीन्स बढ़ गया, क्योंकि उसने फर्म की जगह पेमेंट की है। ठीक है। देन नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज़ के, ये फर्म ने पे करे हैं पार्टनर के बिहाफ पे। अब ये फर्म ने पे किए, तो अगर देखो फर्म ने पे करे तो हमारे पास से पैसा गया। जब हमारे पास से पैसा जाता है तो हम क्या लिखते हैं, टू बैंक। लेकिन हम पैसा गया तो टू बैंक तो लिख दिया, लेकिन बिहाफ ऑफ पार्टनर, डैट मीन्स ये पार्टनर को पे करने थे, लेकिन ये फर्म ने पे किए। तो पार्टनर को पे करने थे तो हम ये चीज़, पार्टनर का नाम भी हमको लिखना पड़ेगा ना, कि भाई उससे हमें लेने हैं पैसे। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन टू बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्म का खर्चा ये नहीं है, पार्टनर को बियर करने थे। बट फर्म के पास से पैसे गए तो हमने टू बैंक लिखा, और यहाँ पे रियलाइजेशन की जगह हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। और अगर ये नॉर्मल होता तो हम सिंपल लिखते रियलाइजेशन टू बैंक, बट यहाँ पे रियलाइजेशन की जगह हमने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक तरीके से पार्टनर को बियर करने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 के थे, फर्म ने पे किए। अब सुनो, देखो फर्म ने पे किए तो भी क्या है,
फर्म ने पे करे तो सीधी सी बात है टू बैंक तो आएगा ही, क्योंकि फर्म के पास से पैसे गए हैं तो टू बैंक आया। अब आप ये देखो एक्चुअल में खर्चा बियर किसको करना था, मिस्टर एक्स जो एक पार्टनर था उसको बियर करना था। तो बिल्कुल ऊपर जैसा केस हो गया कि ऊपर वाले में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं था, इसमें एक्सक्लूसिवली मेंशन है कि बियर करने हैं, तो वही सेम पैसा गया तो टू बैंक तो आएगा, बट ये खर्चा फर्म का नहीं था तो रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसकी जगह किसका नाम आ जाएगा, एक्स का नाम आ जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है। देन नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, फर्म ने पे किए। अब देखो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि जो एक्सपेंसेस थे वो किसने पे करे, फर्म ने पे करे। यानी कि हम बोल सकते हैं टू बैंक कि भाई फर्म के पास से कितना पैसा गया, 20,000 रुपीज़, ये तो लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 8,000 तो फर्म को ही बियर करने थे। 8,000 फर्म को बियर करने थे तो ये तो नॉर्मल है, फर्म का सारे खर्चे किस में से जाते हैं, रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन में कितना आ गया, 8,000, और बाकी किसको बियर करने थे, पार्टनर को बियर करने थे। तो 20,000 का खर्चे में से 8,000 तो फर्म का था तो जो रियलाइजेशन में चला गया, बाकी पार्टनर को बियर करने थे बट फर्म ने पे किए, तो उसकी जगह हमारा नाम किसका आ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल का। तो जिसकी एक्चुअली हम दो में स्प्लिट अप करें तो दो में ऐसे एंट्री होगी कि 8,000 रुपये की तो नॉर्मल ही एंट्री थी, पेमेंट हुई, सारी पेमेंट कहाँ से होती है, रियलाइजेशन से। फिर उसके बाद लेकिन अगले 12,000 रुपये जो थे वो मारुति को बियर करने थे, लेकिन फर्म ने पे किए, तो जिसकी एंट्री हो जाएगी मारुति's कैपिटल टू बैंक 12,000, जिसकी कंपाउंड एंट्री रियलाइजेशन मारुति's कैपिटल टू बैंक अकाउंट बनेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपीज़ के, 8,000 फर्म ने बियर करने थे और बैलेंस मारुति को बियर करना था। तो देखो टोटल खर्चा था 20,000 रुपये का, जिसमें से 8,000 तो फर्म को बियर करने थे, तो इनमें तो डेबिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए। और 12,000 किसको बियर करने थे, मारुति को बियर करने थे 12,000 रुपये के एक्सपेंसेस। तो लेकिन किसने पे किए हैं, मारुति ने पे करे हैं एक्सपेंसेस, तो फर्म के पास से तो पैसा नहीं गया। तो देखो 8,000 की एंट्री देखते हैं पहले। रियलाइजेशन से फर्म की पेमेंट होनी थी, लेकिन टू बैंक हम नहीं करेंगे क्योंकि फर्म के पास से पैसा नहीं गया। उसकी जगह फिर हम किसका नाम लिखेंगे, मारुति के कैपिटल का 8,000 रुपीज़ का। ठीक है। अब बचा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मारुति को बियर करने थे और पे भी उसी ने करे हैं, तो फर्म का इसमें कुछ भी खर्चा ना होना था, ना फर्म ने कुछ भी खर्चा करा है। तो इसके रिगार्डिंग एक तरीके से देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस 12,000 रुपीज़, क्योंकि ये जो 12,000 रुपये थे ये बियर भी मारुति को ही करने थे और पे भी मारुति ने करे हैं। तो ठीक है, जो होना था वो हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री केवल 8,000 रुपये की होगी, क्योंकि एक्चुअल में रियलाइजेशन टू बैंक होना था, बट सिंस फर्म ने पैसे नहीं दिए, पैसे मारुति ने दिए हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन टू मारुति's कैपिटल हो गया 8,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट केस, सुधीर एक पार्टनर था जिसको रेमुनरेशन यानी कि सैलरी मिलनी थी 10,000 रुपीज़ की टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन। तो देखो पहले इसी की एंट्री देखते हैं कि सुधीर को पैसा मिलना चाहिए था 10,000 रुपये। ठीक है। तो जब सुधीर को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसकी एंट्री होगी, वो क्रेडिट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी टू सुधीर कैपिटल। और जितनी भी पेमेंट होती है वो कहाँ से होती है, रियलाइजेशन से होती है, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल 10,000। तो ये तो हो गई हमारी रेमुनरेशन की एंट्री। फिर क्या रखा है, उसको सिंस उसको रेमुनरेशन मिल रहा था उसको सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने थे, लेकिन जो 16,000 के बने जो कि किसने पे करे, फर्म ने पे किए। तो अगर फर्म ने पे करे हैं तो फर्म के पास से पैसा गया तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा गया 16,000,
बट ये किसको बियर करने थे, ये सुधीर को बियर करने थे, तो इसमें हम रियलाइजेशन की जगह किसका नाम लिखेंगे, सुधीर के कैपिटल का नाम लिखेंगे 16,000 रुपये। ठीक है, दैट मीन्स कि सुधीर का कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह फर्म को पेमेंट करनी पड़ी। तो अगर हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें तो कंबाइन करने पे एंट्री देखिए क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पूरी 10,000 बन जाएगी, और फिर क्या बनेगी, सुधीर कैपिटल की एंट्री बनेगी 6,000 की, एंड टू बैंक बनेगा कितना, 16,000 रुपीज़। तो आप पेपर में या तो ये दोनों एंट्री लिख के फाइनल आंसर लिख के ला सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ये कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, बट अगर स्प्लिटिंग अप करके करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट केस कह रखा है, रवि एक पार्टनर था जिसको रेमुनरेशन मिलना था 15,000 रुपये का। अब देखो रवि को 15,000 का रेमुनरेशन मिलना था, तो आगे की लाइन छोड़ के सबसे पहले रवि की ये एंट्री करो रेमुनरेशन की। तो सिंस उसको मिलना था तो उसका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो इंक्रीज होगा कितने का, 15,000 रुपये से। और जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, रियलाइजेशन से किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर सुधीर, ये रवि कैपिटल 15,000। ठीक है, फिर वो कह रहा है इसको भी सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे जो कि 5,000 रुपये के थे, और ये भी फर्म ने ही पे किए हैं। तो ये भी हो गया कि भाई फर्म ने पे किए, तो फर्म के पास से पैसा गया तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक 5,000, बट ये फर्म का खर्चा नहीं था, ये रवि का खर्चा था, तो हम इसमें रवि कैपिटल को डेबिट कर देंगे 5,000। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करने पे देखिए क्या एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू आर कैपिटल 10,000 एंड टू बैंक बनेगी 5,000। तो कंबाइंड एंट्री तो ऐसे बनेगी, स्प्लिटिंग अप करके करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दो एंट्रीज बनेंगी। नेक्स्ट केस, अनिल एक पार्टनर था जिसको 20,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन मिलना था। तो सेम एंट्री हो जाएगी, क्या होएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। पेपर में प्लीज सब कुछ पूरा वर्ड्स लिख के आने हैं, मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, 20,000। उसके बाद जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो वर टू बी पेड बाय फर्म, जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 7,500 रुपये के, वो फर्म ने पे किए हैं। बट अब आप इस केस में देखो तो आपको कहीं क्या मेंशन कर रहे हैं कि पार्टनर ने बियर करने, ये कहीं भी मेंशन नहीं करा। तो डैट मीन्स एक्सपेंसेस किसको बियर करने थे, एक्सपेंसेस फर्म को ही बियर करने हैं, और पे भी किसने करे हैं, फर्म ने करे हैं। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल केस कि एक्सपेंसेस की एक तरीके से पेमेंट हुई है, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500। तो एक तरीके से जब इसने अनिल को देने थे तो कितनी क्या हुआ, 20,000 हो गया, क्योंकि वो एक्सपेंसेस के बदले रेमुनरेशन थी डिसोल्यूशन प्रोसेस की, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे जो कि फर्म को ही बियर करने थे और फर्म ने ही पे किए हैं। अगर आप इनको कंबाइन करना चाहो तो आप कंबाइन कर सकते हो, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू एज कैपिटल 20,000 एंड देन टू बैंक 7,500। स्प्लिटिंग अप करेंगे तो दो एंट्रीज बनेंगी, कंपाउंड कर सकते हैं तो आप कंपाउंड कर लीजिए। नेक्स्ट केस, सुनील जो पार्टनर था जिसको रेमुनरेशन मिलनी थी 25,000 रुपीज़ की, तो वही सेम, सबसे पहले तो हम सुनील को रेमुनरेशन दे देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि हम उसको दे रहे हैं। तो टू सुनील्स कैपिटल, कहाँ से पेमेंट होती है, सारी रियलाइजेशन से होती है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल 25,000। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 9,000 रुपीज़ के, वर पेड बाय हिम। तो 9,000 देखो यहाँ पे भी हमें क्या मेंशन है कि पार्टनर को बियर करने हैं, नहीं, हमें मेंशन नहीं है। डैट मीन्स ये किसको बियर करने हैं, ये ऑटोमेटिकली एज्यूम हो जाएगा कि एक्सपेंसेस बियर तो किसको करने थे, फर्म को करने थे, बट पे किसने करे, सुनील ने किए। तो देखो अगर फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाती क्योंकि पैसे जाते, बट सिंस ये सुनील ने पे करे हैं तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू सुनील कैपिटल
9,000 रुपीज़, क्योंकि फर्म को बियर करने थे, सुनील ने पे करे, तो अब हमें सुनील को फर्दर और पैसे देने हैं। तो अल्टीमेटली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू सुनील कैपिटल, 25,000 और 9,000 को हम लोग प्लस कर देंगे। डैट मीन्स इन टोटलिटी हम लोग को सुनील को कितने रुपए देने हैं? 34,000 रुपीज़। नेक्स्ट, विजय एक पार्टनर था, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए 10,000 के एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। तो फर्म को बियर करने थे और पार्टनर ने पे किए हैं। तो अगर फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री होती, बट बैंक नहीं हो सकती क्योंकि फर्म ने पे नहीं करे, विजय ने पे करे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक की जगह किसकी नाम लिखेंगे? विजय का नाम लिखेंगे 10,000 रुपीज़, क्योंकि पार्टनर ने पे करे और फर्म को बियर करने थे। और अगर इसकी जगह ऐसे मेंशन्ड होता कि वर टू बी बोर्न बाय हिम, तो जैसे पार्टनर को पे करने हैं और पार्टनर को बियर करने हैं और पार्टनर ने ही पे किए हैं, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो खर्चा पार्टनर का ही था और वो पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई एंट्री नहीं करते। लेकिन इस केस में खर्चा फर्म का था और पेमेंट करी पार्टनर ने, इसलिए ये एंट्री हुई। नेक्स्ट केस कह रहा है गीता एक पार्टनर थी जिसको अपॉइंट किया गया था डिसोल्यूशन वर्क को टेक केयर करने के लिए, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन दिया गया 10,000 रुपीज़ का। तो वही सेम, सबसे पहले तो हम लोग रेमुनरेशन की एंट्री तो सेम होती है, हम रेमुनरेशन की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी रेमुनरेशन की? देखिए, गीता को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो हम लोग लिखेंगे टू गीतास कैपिटल, और पेमेंट कहाँ से होगी? रियलाइजेशन से होगी। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल 10,000 रुपीज़। अब आगे चलते हैं। गीता ने एग्री किया कि वो सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करेगी और जितने भी 9500 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए थे वो पे भी गीता ने ही करे। तो इस केस में देखो, बियर भी गीता को करने थे और गीता ने ही पे करे, तो डैट मीन्स इसकी अलग से कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जिसने पे करने थे उसी ने बियर भी किए हैं। तो सिंपल एक एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल। नेक्स्ट, जानकी एक पार्टनर थी, उसने बोला कि ठीक है, शी विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, जिसके लिए उसको कमीशन भी मिली। कितने रुपए की कमीशन मिली? 5,000 रुपये की। तो सेम, गीता सबसे पहले तो कमीशन की एंट्री करते हैं, जानकी को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इसकी जनरल एंट्री होगी टू जानकीज कैपिटल। मैं जे लिख रही हूँ, पेपर में आप लोग पूरा जानकी लिख के आएंगे। रियलाइजेशन टू जानकी कैपिटल 5,000 रुपीज़। फिर देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जानकी ने अग्री करा कि वो सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करेगी, पार्टनर बियर करेगा, राइट। और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5500 के थे, लेकिन वो किसने पे करे? मोहन ने पे करे, जो कि कोई और पार्टनर था। तो एक्चुअली बियर करने थे जानकी को, पे किसने करे? मोहन ने। तो एक तरीके से मोहन को पैसे अब मिलेंगे और जानकी उसको पैसे देगी, तो जानकी का कैपिटल कम होगा, डैट मीन्स डेबिट होगा, और किसका कैपिटल इंक्रीज होगा? मोहन का, टू मोहन्स कैपिटल। कितने हो जाएंगे? 5,500। इसमें बीच में रियलाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि ना तो रियलाइजेशन कब आता है? जब फर्म का खर्चा होता है, तो फर्म का तो नहीं है। बैंक भी नहीं आएगा क्योंकि फर्म ने पे नहीं किए, तो बस इसमें रियलाइजेशन और बैंक नहीं आएंगे, जानकी से लेने हैं और मोहन को देने हैं। नेक्स्ट, एक पार्टनर थी कविता, जिसने बोला कि डिसोल्यूशन प्रोसेस वो टेक केयर करेगी। कितने की कमीशन पे? 9,000 रुपीज़ की कमीशन पे। तो वही सेम, पहले कमीशन की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। कविता को कमीशन मिलेगी तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा टू कविताज कैपिटल 9,000। कहाँ से सारे खर्चे होते हैं? रियलाइजेशन से, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल। फिर उसने बोला कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर कर लेगी, तो उसने क्या किया? कविता ने फर्नीचर ले लिया 9,000 रुपीज़ का फॉर हर कमीशन,
एंड फर्नीचर जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ़र होता है वो हो गया। ये जो फर्नीचर जो नॉर्मल तरीके से ट्रांसफ़र होता है ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। तो देखो, वैसे एंट्री होनी चाहिए थी रियलाइजेशन टू कविता कैपिटल 9000, बट सिंस कविता ने क्या किया, फर्नीचर ले लिया, तो एक तरफ से तो अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो एक तरफ से तो उसका एसेट खत्म हो गया जो कि फर्नीचर था, और एक तरफ से उसकी पेमेंट, या हम बात करें जिसको हम लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ लाइबिलिटी खत्म हो गई जो कि किसकी थी, कविता की थी। तो आपस में पेमेंट और जिससे पैसे आने थे रियलाइजेशन, वो आपस में कैंसिल हो गया, जिस वजह से इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि हमें एक तरफ से पैसे आने थे, एक तरफ से पैसे जाने थे, तो आपस में ये लोग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। देन नेक्स्ट, एक डेटर था रवि 19,000 रुपये का, उसने बोला कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर देगा जो कि 18,000 रुपये के थे इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब रवि ने 19,000 रुपये देने थे, उसने बोला कि ना मैं एक्सपेंसेस पे कर दूंगा 18,000 रुपये के, और फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट मतलब कि हमने उसको एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपये का, बट चाहे आपने डिस्काउंट दिया, एक्चुअली में एक तरफ से आपको पैसे आने थे वो काम खत्म हो गया, एक्सपेंसेस के पैसे जाने थे वो काम खत्म हो गया, जो बीच का डिस्काउंट रह गया वो एक तरीके से आपका लॉस है, और वो लॉस हम लोग कहाँ कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। फिलहाल तो हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रवि और एक्सपेंसेस की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि आपस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे। टिल देन आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।